नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो आज का हमारा जो वीडियो है, जो पॉडकास्ट होने वाला है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर होने वाला है। वो है टैरिफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% से लेकर 50% तक का टैरिफ लागू कर दिया और जो अब हो चुका है। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने उसी टॉपिक को कवर किया है और हमारे साथ में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें जो भी पॉइंट्स हमने कवर करे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ टैरिफ क्या है, टैरिफ क्यों लगाया गया, अमेरिका चाचा इतने टैरिफ पे टैरिफ हिंदुस्तान भारत के ऊपर ही क्यों लगा रहे, जबकि वो अपने आप को भारत का एक अच्छा दोस्त मानते हैं। और इन सारे सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, रफ्तार पर विचार बिकॉज वी आर इन कार। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शाह और हमारे साथ में है अरुण भैया। आज हमारे टॉपिक में हम आज विचार लेना चाहेंगे अरुण भैया के साथ में, जो एक चिड़िया जिसका बहुत नाम चल रहा है, जिस टैरिफ नाम की चिड़िया को। तो हम समझना चाहेंगे कि इस चिड़िया के पर कैसे हैं, ये कहाँ से होती हुई कहाँ आई है और क्या क्या है। तो अरुण भैया हमारे साथ में आज विचार आदान प्रदान करने वाले भी हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि टैरिफ के ऊपर बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि अरुण जिज्ञासु कौन है। नमस्कार, नमस्ते, वंदे भारत। मेरा नाम अरुण जिज्ञासी है और मैं जिज्ञासु, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे टाइटल दे दिया और मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा इसको जिज्ञासु कंटिन्यू करें। वाह। और मैं बी इलेक्ट्रिकल्स हूँ बाय क्वालिफिकेशन। तो मैंने अभी काफ़ी एक लंबे गैप के बाद मैंने बैचलर ऑफ लॉ LLB की मैंने अभी। तो मेरी टेक्नो लीगल क्वालिफिकेशन है। बाय प्रोफेशन मैं पिछले 16 साल से इंश्योरेंस सर्वेयर और वैल्यूअर का काम कर रहा हूँ। ओके अरुण भैया, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे इसमें आता हूँ कि मैंने आपका आज का दिन क्यों लिया है और मैं आपसे आज क्या बात करना चाहता हूँ। मैं और हम आम जनता के बीच में बड़ी एक बहुत हम डाउट में हैं, सवाल भी है, कंफ्यूज भी है भैया, कि ये जो टैरिफ चिड़िया चल रही है, एक टैरिफ की जो बातें चल रही है, जिसपे एक दूर देश में बैठे व्यक्ति बार बार कुछ बोलते रहते हैं। तो मैं आप ही से समझना चाहूँगा आसान भाषा में कि टैरिफ क्या है या टैरिफ किसे कहते हैं भैया, मतलब क्या है ये टैरिफ? अगर हम सरल भाषा में समझें जी, तो मैं तुम्हें उदाहरण देके पहले समझाता हूँ। पहले उदाहरण, फिर डेफिनेशन पे आता हूँ। जी। जैसे अगर अमेरिका से कोई चीज़ भारत आती है या भारत से कोई चीज़ अमेरिका जाती है, क्योंकि दूर देश वाला जो अभी कंट्रोवर्सी या जो लोगों के दिमाग में टैरिफ नाम की, तुमने अच्छा वर्ड दिया, चिड़िया, तो चिड़िया लोगों के भेजे से उड़ रही है ऊपर से। तो इसको समझते हैं कि कोई सामान भारत आया या सामान भारत से गया, जी, आदान सामान का या प्रदान। ओके। तो दोनों देश, ये कैसे होगा? थ्रू बिजनेस होगा। दान पुण्य में टैरिफ नहीं लगता। तो कोई भी ट्रेड होगा आपस में दो कंट्रीज का, जी, आइदर वो इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट पर, यानी जो भारत ने अमेरिका सामान भेजा, तो अमेरिका ने कुछ नियम बना रखे होंगे कि भाई ये सामान जब मेरे यहाँ आएगा, तो लेट से 100 रुपये का सामान आया, तो उस पर मैं, जैसे अभी बात चली कि पहले 25% फिर 50% टैरिफ लगाया। जी। तो जो अभी 25 है, 50 इम्प्लीमेंट होना है। हाँ जी। अभी 25 लागू है। तो ये जो 25% है, ये उस 100 रुपये के सामान में 25 रुपये या 25%, अगर प्रतिशत बात करें, वो एक्स्ट्रा पैसे शुल्क देना पड़ेगा सरकार को। हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो सामान भारत ने 100 रुपये का भेजा, अमेरिका ने 25 लगा दिया, तो 125 का हो गया। मतलब तुम अगर अमेरिकन हो, तुम्हें इंडियन कोई सामान लेना है, तो वो अब तुम्हें पहले जो 100 मिलता था टैरिफ शुल्क, एक्स्ट्रा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क समझेंगे में, वो लग के मिलेगा, तो अब 125 का मिलेगा। तो ये एक तरह का शुल्क है जो सारे विश्व के सारे देश अपने इंपोर्ट किए हुए सामान पे, जो उनके देश में सामान आ रहा है, उस पे कुछ अतिरिक्त शुल्क लगाते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट्स लेते हैं। उसको तुम टैरिफ समझो। ये क्या, एक मेरे मन में आया आपके बात से एक क्यूरियोसिटी कि क्या टैरिफ को बाउंड्री शुल्क बोला जा सकता है क्या? ऐसे ही देखो, ऐसा है, बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो?
देखो एक तरह का टैरिफ, एक तरह का समझ लो टैरिफ अच्छा है या बुरा है, अच्छा कब है बुरा कब है ये समझने वाली बात है। देखो जिन देशों ने वो टैरिफ लगाया, क्यों लगाया, इस पे अपने को समझना है जी। तो वो जैसे तुम एक मेहमान आ रहा है हमारे घर में, हाँ जी, हाँ जी, तो एक तो मेहमान सीधे सीधे आ गया, ओके, और अगर हमने एक दीवार बना दी हाँ, तो क्या करेगा, कूद के आएगा। फांद के अगर आएगा, दरवाजा होगा तो उसको खटखटा खोल के के खोल के आएगा। आएगा। तो समझ लो एक टैरिफ एक छोटा सा एक स्टेज है, हर्डल है, इसको क्रॉस पार करके करना है। आपका इंपोर्ट किया हुआ सामान आता है। वो हर्डल किस रूप में है, या बाउंड्री या वॉल किस रूप में, उस टैक्स के रूप में। टैक्स टैक्स शब्द की जगह मैं शुल्क कहूँगा। शुल्क। हाँ। हाँ, ये भी एक नई चीज है। क्या टैक्स और टैरिफ एक है क्या? देखो अब टैक्स और टैरिफ को समझना। हाँ, टैक्स जो है वो घर के अंदर का नियम। अब मैं इसको अच्छा, बहुत हाँ, बीच हाँ, में बिल्कुल, अब हम वही चाहते हैं, हम घर के आसान- अंदर का नियम। हाँ। और टैरिफ बाहर के मेहमान के लिए। अब समझ लो जैसे तुम्हारा मेहमान आया बाहर से, तो वो दीवार कूद के आया या दरवाजा क्रॉस करके हाँ आया, जी, मतलब कुछ शुल्क दे के आया। ओके। जैसे घर पे मामा जी अब मौसा घर जी आते पे हैं। ये बाहर ही हो गए, हाँ, लेकिन है रिश्तेदार ही। हाँ। लेकिन अब घर के अंदर पापा और लड़का बैठा हुआ है, जी जी जी, तो घर के अंदर के लिए अलग नियम है, घर के अंदर के लिए टैक्स है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, तो भारत के उसके अपने नागरिकों के लिए और नागरिकों द्वारा स्थापित व्यवसायों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे टैक्स हैं अभी इंडिया में प्रेवलिंग? एक इनकम टैक्स है, दूसरा जीएसटी टैक्स। जी हाँ। जी, गुड्स सर्विस टैक्स, प्रोडक्ट्स कमोडिटीज पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ, सामान और इसके सुविधा। बाद जो इसके ऊपर जो कमाई हुई हाँ, उस पे तुमने इनकम की, उसमें इनकम टैक्स तो कर, हाँ, लेकिन ये किसके लिए है? ये ये अंदर के भारतीयों लोगों के लिए है, उसके नागरिकों के लिए है। तो ये क्या हो गया, कर हो गया। कर हो गया। तो टैक्स घर के अंदर के लोगों के लिए। लेकिन अगर तुम टैरिफ की बात करोगे तो वो इंडियंस के लिए टैरिफ नहीं है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। मिस्टर सैमसन ने जो भेजा है, हाँ, हाँ, हाँ। वो जो सामान भेज रहे हैं उस पे जो भारत ने अतिरिक्त शुल्क लगा रखा है उसको टैरिफ कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, इस यही वो चीज़ होती है कि भैया कि जैसे मैंने आईफोन अमेरिका में 70,000 का ले लिया और भारत में आ गया तो 1 लाख का मिल गया, सेम मॉडल सेम चीज़ है, तो हाँ। वो टैरिफ लग के भारत में आया आया, तो भारत का उस पे इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लग गया, जो भी टैरिफ है जो अपने भी भारत टैरिफ का। था, जी जी जी, 20,000, 25,000, हाँ 30,000 जी। जो इंडियंस लगा रखा तो 70 से बढ़ के 1 लाख हो गया। अमेरिका ने इंडिया को कहा है टैरिफ किंग, मतलब इंडिया अच्छा टैरिफ लगाता है ओह, अकॉर्डिंग टू अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, और अब वही आईफोन मैं कहता हूँ अमेरिका का ही बोर्न एंड बॉटम बच्चा हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। वही बना रहे हैं, तो वहाँ सस्ता है। सस्ता है अपने तो हमारा कोई भाई गया तो वो सस्ता लेके अपने जेब में डाल के बिल दिखा के इंडिया आ गया कि इट इज माइन, माइन। हाँ हाँ हाँ, तो सस्ता ओके। पड़ गया, समझ गए तुम। ओके, तो ये हो गया हमारा टैरिफ, और हमने समझा कि टैरिफ क्या है, टैरिफ और टैक्स का अंतर हमको हो गया। अब जैसे टैरिफ लग गया भैया, हमने टैरिफ समझ लिया, तो जब टैरिफ लग गया, टैरिफ भारत में जो 25 और 50 की घोषणा हुई, क्या फ़र्क पड़ा हमारे लिए? क्या मतलब हम आम आदमी के लिए कितना उसका वो, अभी तो हमने समझ लिया कि अंदर बाउंड्री के अंदर टैक्स है, बाउंड्री के बाहर टैरिफ है। अब ये इसके दो हैं जी, दो इम्प्रेशंस हैं। ओके, एक तो जैसे टैरिफ हाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, हाँ जी, तो अब उन्होंने 25% लगाया, 50 करने वाले हैं जी या हो जाएगा 50। जी जी जी, तो जो हमने सामान भेजा हाँ इंडिया ने, अब हम पहले इंडियन परसेप्टिव में सोच रहे हैं, हाँ। भारत के दृष्टिकोण से, तो 100 रुपए का सामान अमेरिका हमारा अच्छा कस्टमर है, 20-25-30% पूरी हमारी ट्रेड में 20-25% उसके साथ दोस्ती यारी हो गई है, हमारी। वो उतना व्यापार हो रहा है ओवरऑल उसका। तो हमने जो उसको सामान भेजा पूरे पे उसने टैरिफ लगाया, अब हमारा सामान उतने परसेंट वहाँ महंगा बिकेगा। हल्दीराम की चिप्स यहाँ 5 हल्दीराम की जो 5 की चीज जो हम बेचते थे अब वहाँ 7.5 रुपए में बिकेगी। तो बट ऑब्वियस है वहाँ जैसे तुम खरीदने गए बीइंग एन अमेरिकन, तो तुम अब उसका रेट देखोगे, यार ये 5 की जगह 7.5 रुपए मिल रहा है, तो मैं इससे 7.5 में क्यों लूँ? क्यों ना मैं साला कोई और सस्ता चाइना आइना वियतनाम का माल, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मैन पावर भी सस्ती है। एक जमाना था कॉल से पूरी वर्ल्ड इंडिया वाज लुकिंग फॉर कॉल सेंटर्स, देवर चीप लेबर्स, इंडियंस इंजीनियर्स भर्ती हो जाते थे जा जाकर 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार में। बिल्कुल, धीरे धीरे वो कॉल सेंटर बस्ट हुआ, वो हमारे जो दूसरे वियतनाम और ये कंट्रीज हैं उन्होंने खोल लिए, बोले इंडियंस तो 15,000 में, अब ले तो मैं 8,000 में लौंडा दे रहा हूँ।
काम ही ना करना है, हाँ, इंग्लिश में बात ही कर। तो ये सारी चीजें क्या है, अब वो सस्ता ढूंढेगा वहाँ। तो अब बिकॉज आप महंगे हो गए, तो आप जो वहाँ की जो मार्केट डायनामिक्स है उस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए ड्यू टू महंगाई। हाँ। अब इससे भारत पे क्या फर्क पड़ा? हाँ। भारत का 20, 25, 30% की जिस भी रेशियो में वहाँ व्यापार हो रहा है, वहाँ बहुत सारे ऐसे यहाँ के छोटे उद्योग हैं, यहाँ बड़े उद्योग हैं जो उनको सप्लाईज दे रहे हैं। अब वो जब सप्लाईज ऐसे तो नहीं दे रहे हैं, कहीं वो स्थापित हैं, वहाँ उनके साथ हज़ारों लाखों लोग एज ए एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। जब वो एम्प्लॉय जुड़े हैं तो कहीं से रॉ मटेरियल लेते होंगे, उसकी प्रोसेस करके ना भेज रहे होंगे, तो मतलब पूरी चेन डिस्टर्ब होगी उस व्यवसाय की। उससे बहुत भारी फर्क पड़ेगा जो हम आम इंडियंस पे जो उनसे जुड़े हुए। अब अमेरिकन के लिए क्या है? हाँ, जो अमेरिकन वहाँ हैं उन्होंने महंगा कर दिया, हाँ। तो उनको प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। अगर उनको मजबूरी होगी कि यार हल्दीराम ही खाना है, तो उस अमेरिकन की जेब को चाकू लगेगा। सही बात, समझ गए मेरे बात? सही एग्जैक्ट। मतलब जो आज 5 का 7.5 हो गया है और इनकी प्लानिंग चल रही है उसे 5 को 10 करने की, 50% टैरिफ से, मतलब इतना कर देंगे वो। अभी भी भैया थोड़ा सा है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है। और अगर उदाहरण में थोड़ी स्टोरी रूप में अगर आप, अब मैं समझ रहा हूँ, तुम चाहते हो पूरे धागे खोल के हाँ, मतलब पूरा तो बस अब तुम समझो थोड़ा सा। देखो ऐसा है, जैसे शशांक है जी, हाँ, शशांक शाह है, और उसकी बनारस में कहीं एक साड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। ओके। भारत क्या है, बहुत सारे हैंडलूम्स, मतलब दे आर ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड, या फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हैंड वीविंग। अपन बहुत बड़े और हैंड वीवर से वो अच्छी बनारसी साड़ियाँ बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। उसको अच्छा मार्केट बन गया, अच्छा पैसा बन रहा है। अब ये ऑल ऑफ सडन टैरिफ आया। अब ये जो $100 में शशांक वहाँ साड़ी भेज रहा है और बिक रही है, अब वो कितने में बिकेगी? 125 से 150। 50% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब जब वो 150 रुपये की साड़ी बिकेगी, तो बट ऑब्वियस है जो अमेरिकन कस्टमर है वो सोचेगा, जो चीज़ तुमको कल 100 रुपये रात को मिली थी, कल सुबह जो 150 में देनी, तुम सोचोगे, थोड़ा पाउस लोगे, बोले यार क्या है। फिर बट ऑब्वियस तुम उसके ऑप्शंस ढूंढोगे। अब यहाँ पे नकलची चाइनीज है हमारा, एक नंबर का मक्कार, वो तुम्हारी हैंडलूम की साड़ी को वहीं से चाइना से बिना उसके हैंड के, हाँ, और वो वही $80 में देने को तैयार है। तो वो कहेगा चलो यार, कौन देखता है साला हाथ, और ये वो हाथ की बनी है ये वो, जब उसी तरह का पहनना है 80 वाला पहन लूंगा मैं। तो आपने क्या लूज किया? यू लूज योर बिजनेस गया, मेरा वर्क मेन पावर का कहीं तुमसे जुड़े हुए जो तो हाथ से जो बेचारे सुबह रात को जिनको सारी जिंदगी उसमें निकल गई है। इसमें क्या है, एक ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट है जो सिर्फ वही काम जानता है, जिनकी पीढ़ियां वो कर रही हैं। अब आपने क्या किया, उसको आइसोलेट कर दिया। जब तुम्हारी फैक्ट्री बंद हुई, तुमने उनको नमस्ते किया, भाई साहब कल से मत आना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पा रहा। मैन पावर गया, उनके परिवार की रोजी रोटी गई, एक बिजनेस भारत का बंद हो गया, बेरोजगारी आई, जो कि बोलने के लिए एक मुद्दा है, बेरोजगारी आई, तकलीफें आई, तो ये सारी चीजें, एक व्यवस्था टूट गई। ये फर्क पड़ेगा एक, हमें टैरिफ के जो प्लान अभी उन्होंने ज्यादा करे हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, छोटे मोटे मझोले उद्योग बंद हो जाएंगे, या ऐसा होगा, ये है, ऐसा मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें होने की। यस। अब मैं ये एक और जानना चाहूंगा भैया, ऑल ऑफ सडन जब हिंदुस्तान और इसके संबंध इतने अच्छे थे अमेरिका के, ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि वो टैरिफ के पीछे लग गया है? फिर मोदी जी ने भी बहुत कुछ बोला है, हमारी तरफ से उन्होंने अपना भी पक्ष रखा, तो वो भी समझ में, ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने को तैयार हो गई? मतलब यार क्या है ये, जो हम ही नहीं, पूरी दुनिया, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बड़ा अपने टाइप का कैरेक्टर, समझ लो। हमारे मुंह से कहीं निकल गया तो हमारे दोस्तों ने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा साला वो नारंगी संतरे जैसा लगता है। तो मैंने कहा यार अब थोड़ा सा है तुनक मिजाज है। और ये इंडिया पाकिस्तान का ये जो हुआ अभी बीच में, पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चौथे दिन इंडिया ने उनकी पाकिस्तान की घुस के बजा डाली, यहाँ वहाँ स्ट्राइक कर डाले। फिर उनका कोई नूर खान एयरबेस था जिसमें कुछ कह रहे हैं कि वो अमेरिकन कुछ इंफ्रा था वहाँ पे लगा हुआ, और अमेरिकन न्यूक्लियर कुछ इन्वेस्टमेंट या व्हाट्सएवर है, उस पे इंडिया ने पेल पाल दिया। तो अमेरिकन उठ के खड़े हो गए। फिर यहाँ कुछ हुआ, आपस में वो स्टॉप हो गया। एक्चुअली जो इंडियन साइड आई, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब, और जो दूसरी बातों से रिवील हुआ
कि उनके डीजीएम और गिड़गिड़ाने लगा। उनको समझ में आ गया कि बोले हमने इनका एक मच्छर नहीं मारा, और इंडिया घुस के धगाधक इंडिया का जो सबसे डीपेस्ट किल है S-400 का, वो यूक्रेन में 200 किलोमीटर का किल था। मतलब हमने अपने घर में बैठ के 300 प्लस किलोमीटर पे उनका कोई बड़ा जहाज उड़ा, उसको हमने ठोक दिया, वहीं गिर गया। तो वो तो हमारे यहाँ अंदर घुस नहीं सके, उल्टी सीधी बस बातें करते रह गए, और हमने उनको दे धगाधक उनके सारे एयर बेसिस तोड़ दिए, नोच दिए, कई सारे प्लेन्स मार दिए, उनके लंबा नुकसान कर दिया हमने। अब इसमें अमेरिकन अंकल की एंट्री हुई, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। देखो वर्ल्ड की जो व्यवस्था है ना, उसमें हम लोग नीचे खड़े हैं, हम लोग तो सिर्फ जो सामने दिख रहा है उतना उसे जानते हैं। एक दूसरी अदृश्य दुनिया है जिसको बड़े बड़े पावर्स चलाते हैं। जैसे इंडिया में एक बड़ा लंबा वर्ड चलता है डीप स्टेट, तो देयर आर सर्टेन बिग पावर्स। उसमें अमेरिका आया लीडिंग रोल। अब चलो जंग बंद हो गई, जंग अच्छी नहीं है, इंसान बंद कर देनी चाहिए, बंद हो गई, इंसान मरता है अल्टीमेटली। तो उसमें पाकिस्तान जैसा अगर आपका पड़ोसी है पगला और नीच, तो क्या ही कहना, समझदारी, चलो जंग चली गई, सब निपट गया। अब उसमें फिर तुरंत जंग बंद होने से पहले स्टेटमेंट आ गया कि जंग बंद हो जाएगी, चलो बंद हो गई, जो उन्होंने कहा चाचा चौधरी ने, हमारे नारंगी संतरे ने, बंद हो गई। उसके बाद फिर श्रेय लेने की बात आ गई, अच्छा कि ये मैंने कराया। तो लगता है ट्रम्प को एक साथ 10-20 नोबेल प्राइज दे देंगे, लगता है इसी 2026 आते आते। तो पता नहीं क्या कवायद है। अल्टीमेटली ये हो गया कि पाकिस्तान तो उछल पड़ा, यस 26-27 लोगों को थैंक यू करने लगा, फिर ट्रम्प का सबसे बड़ा पोस्टर लगा दिया पाकिस्तान ने कि यही मेरा पापा है। लेकिन जो इंडियन साइड है उसने अपनी बात बड़े संजीदगी से रखी। बोले ये गिड़गिड़ा रहा था, हमने उसको लपाटे सपाटे मारे, रोने लगा साला। पहले तो आता है आने में भी जल्दी, जाने में भी जल्दी, और बोला मार खाने के बाद गिड़गिड़ाया, और हमने ये समझा कि यार नाउ ठीक है, इट इज द गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। उन्होंने रोका। जंग ज्यादा अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली इस पूरे एपिसोड से जो अंकल सैम हैं, नारंगी संतरा हमारा, अच्छा वो वाला, उसको लगा यार ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे, आई एम द पापा ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा सॉरी यू आर नॉट द पापा, वी आर इंडियंस, हमारे पास अपना मौजू है, अपना थॉट प्रोसेस है, हम अपनी आइडियोलॉजी से चलते हैं। बोले तुम साले अभी 200-250 साल से पैदा हुए हो, और हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता है वो उसकी 10,000 साल का हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, और वो सब साइंटिफिक है। हमारी जो सनातन वैदिक सभ्यता का जो वो है रोड मैप है, वो एक जगह हर जगह कंफर्म होता है। बोले तुम लोग जोड़ तोड़ करके एक जगह सेटल हो गए हो और हमें बताओगे, तो ये बात आ गई। तो उससे वो अंकल से नाराज हो गया। उसके बाद उसने ये हरकतें चालू कर दी। लेकिन ये विश्व जो है इस परमिटेशंस, कम्बिनेशंस और ये सब ज्योग्राफिकल कंडीशंस और डिमांड और सप्लाई को लेकर चलती है। ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। नहीं, हाँ। अभी जैसे आपने बताया परमानेंट है सारी चीज, टेम्परेरी है। चाइना के साथ कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट थे, और अभी आज सुबह न्यूज में मैंने सुना है कि वो चाइनीज ऐप जो टिकटॉक और ये सब बंद हो गए थे, वो शुरू करने के कगार पे, फ्लाइट्स चालू होने वाली आफ्टर द 5 years ऑफ बैन। जो 2020 में इन्होंने कोविड चिल्लाया था कि चाइना से फैला, और जब हमने सब बंद कर दिया था, वो शुरू होने वाला है। तो क्या ये देखो अब क्या है, जैसे इसी टैरिफ पे इंडिया और अमेरिका आमने सामने आए जी, तो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, जो वहाँ का मुख्य पत्र कहा जाता है, चाइना सब कुछ छुपा के रखता है। वो तो उसके लोग मर जाए, उसकी आर्मी मर जाए, तो 5-6 साल बाद बताता है कि यार इतने लोग मरे थे। हाँ, मतलब वो एक क्लोज्ड सिस्टम है जो बड़ी प्लानिंग के साथ, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं वहाँ पर और हैं ही हैं, दूसरी चीज़ें हैं। गुम कर देते हैं अचानक, जैकमा गुम हो गया था। कैसे गुम हो गया? हमारे यहाँ गुम करके दिखा दो। और एक आदमी गुम करके तो तुमने पूरे चाइना के अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े बंदे को तुमने, तो वो दैट इज चाइना। चाइना चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, वो तो चाइना मतलब क्या है, अपने हिसाब से चलने। तो चाइना ने जैसे देखा, वो ग्लोबल टाइम्स ने अपना चेंज कर दिया सिस्टम, वो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया। बोला इंडिया ने अब वो मर्दानगी दिखाई है, इंडिया की अपनी ये है तारीफ। तो ये सारी देखो, ये वर्ल्ड विश्व के शतरंज की बिसात की वो है, इसमें ठीक है, ये सब चलता रहेगा। और एक शेर है कि ना
आंधियां रुकेंगी न आंधियां रुकेंगी, आंधियां रुकेंगी न चराग बुझेंगे, और ये तमाशा है यूं ही रात भर चलता रहेगा। वाह साहब, एक नंबर, एक तरफा सही। जैसा आपने अभी तक बताया और जितना मुझे समझ में भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे और मेरे जैसे कई होंगे जिनको सरल भाषा में समझना चाहिए था इस टॉपिक को। तो अब भारत को क्या करना चाहिए, अब क्या करना? देखो, अब जो सामने चीजें दिख रही हैं, जैसे टैरिफ बढ़ा, हाँ, टैरिफ बढ़ा तो तुम्हारा निर्यात घटा, निर्यात घटा तो उससे क्या हुआ? मेन पावर तुम्हारा काम जो है, व्यापार रुका, व्यापार रुकने से तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी। ये मतलब ये डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो निर्यात घटा तो क्या करेंगे? आंसर है नए बाजार ढूंढो। बोले भाई ये मेरी शर्ट नहीं ले रहा है तो कौन शर्ट ले सकता है, उसको बेचेंगे। एक तो ये करेंगे। दूसरा, जिस काम में भारत बहुत आगे है, और इस समय जो भारत में नरेंद्र मोदी जी ने नवरत्नों जैसा एक अपने चारों तरफ लोगों को उनके रोल्स दे रखे। हाँ। तो इस समय विदेश जो फॉरेन पॉलिसी है ना, या जो विदेश मंत्री है भारत का, वो वर्ल्ड के दी बेस्ट लोगों से, दी बेस्ट, मतलब बेस्ट के आगे दी बेस्ट, मिस्टर जयशंकर। तो मिस्टर जयशंकर इज वन ऑफ द बेस्ट मैन टू हैंडल द सिचुएशन, और ये टेम्परेरी फेस भारत निकाल के लेके चला जाएगा। तो भारत को इस पे काम करना है, और कर ही रहे होंगे। वी विल सी जस्ट लाइक ए स्पेक्टेटर, हमारे स्पेकुलेशंस हैं और हम कर रहे हैं जो आपस में। पर इंडिया विल कम आउट ऑफ दिस विथ मोर स्ट्रॉन्ग, इट विल इमर्ज एज ए मोर स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये अपने को उभर के आना, मतलब जो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी मेक इन इंडिया, उस पे ऊपर हमें फोकस करना है। हमें हमारा मेक इन इंडिया। एक चीज और बड़ी, बाहर नहीं खा पा रहे, खिला पा रहे, तो हम इंटरनली तो भोजन करें। ऐसा देखो, भारत में पूरा विश्व मालूम है भारत को किस तरह देख रहा है। देखो, भारत क्या है, भारत संधि विच्छेद है, जो एक पूरी व्यवस्था, इस प्रकाश, ज्ञान, जो ज्ञान के अर्जन के लिए पूरी व्यवस्था रत है, इन्वॉल्व है, वो भारत है। कुछ तो हस्ती है हमारी की हमको मिटा नहीं सकते। तो वी विल कम आउट ऑफ दिस। मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव लिया, कुछ ऐसे कारण थे, इंडिया को 50-60 साल पीछे कर दिया वो भी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी से उनका वो विड्रू कर लें। उनके एफर्ट्स को उन्होंने भी बेस्ट किया अपने हिसाब से। भारत जब 47 के बाद छूटा है, देखो कितने बुरे हाल थे। हम लोग आगे हैं नहीं यार, ये रिसोर्सेज है ना, हम लोग बैठे हैं। पहले जहाँ भी देखो, चाहे जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिस्टम हो, करप्शन हो, वो धीरे धीरे हम उसको एट पार करते जा रहे हैं ना। इतना बड़ा देश, इतने 150 करोड़ लोगों को हैंडल करना, उसमें 30 स्टेट्स, मोर देन 200, कितनी मतलब एंड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, एग्जैक्ट हैं, उतनी आइडियोलॉजी, हर आदमी दूसरे तरह से सोचता है। किसी को भी तुम उकसा लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कभी लैंग्वेज पे लड़ा लो, कभी कुछ कर लो, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कि भारत को कैसे हम यहाँ वहां से थोड़ा सा ब्लीड कर दें, कन्वर्ट कर दें। पूरी दुनिया क्यों लगी है यार इस पे? कभी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूरी दुनिया क्यों लगी कि भारत को झुकाएं, भारत के पीछे क्यों पड़े? पूरी दुनिया 20-30 साल में ईरान कन्वर्ट हो गया, पूरा अरब कन्वर्ट हो गया 20-15-20-30 साल में। भारत नहीं हुआ। अभी भी साजिशें चल रही हैं। देखो, एक बात और है, भारत के आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब इसको कंक्लूसिव रिमार्क की तरह अपन ले रहे हैं। 2-3 बहुत ही क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, तो मैं टेक्नोलॉजिकल वे में इसको रखने की बात करता हूं। देखो, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, भारत, वी आर पेइंग देम। अगर होमी जहांगीर भाभा हैं, उन्होंने भारत के लिए जो करके आते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो कैसे चालू हुआ? स्क्रैच से चालू हुआ,
पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम पहले से 5 साल पहले से इंडिया में आगे चल रहा है, एक्टिव था। उसको अमेरिका ने गिफ्ट दे रखे थे, सैटेलाइट दे रखे थे, वो खुद ही अरब वर्ल्ड को देता था, कल बरसात पड़ेगी, ये होगा वो होगा। इंडिया ने बहुत बेस से चालू किया। उनको मालूम है पूरे वर्ल्ड को कि यार ये अगर उठ गया इंडिया तो हम सब तो फिर वो सब गए। इसको आप यू कैन नॉट स्टॉप देम। आज तीसरे नंबर की मैशत है, चौथे नंबर क्रिटिक है कि यार ठीक है चौथे नंबर की मैशत है, हमारी इकोनॉमी है, लेकिन लोग भी तो हैं। अरे है ना यार, हम रेंग के घिसघिसा के चल के हम चल के खड़े हुए हैं ना, और दौड़ने लगे हैं। विश्व की सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। सब पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा, हम किसी भी देश का कोई भी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे खपत होती है। यस भाई, मुंह है पेट है, हमारे पास अच्छा ब्रांड है, प्रोडक्ट है, आओ हमारी शर्तों पे आओ। आईफोन उठा के देख लो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी यूज कर रहा है बाहर। आईफोन इंडिया में बन रहा है क्या? बोले सुना तो है मैंने कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेक इन इंडिया वाले आने वाले, वो भी एक रीजन है कि चिढ़ा हुआ है। उसको ट्रम्प ने बोला कि नहीं बनाने का है, वो उसने मना कर दिया, बोला नहीं बनाने का है। उसने मना कर दिया। तो देखो वही ये बहुत सारे रीजन है जिसके पीछे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के लिए तैयार देखो है। जब इंडिया ने चालू किया इसरो के लिए, और जब वो बढ़ने लगे, क्या हालत थी, साइकिल पे, बैलगाड़ी पे उन्होंने अपनी मशीनरी और रिसोर्सेज पहुंचाए। अबैंडन चर्च में काम चालू हुआ, एक खंडहर अंग्रेज छोड़ के चले गए, चर्च था उनका, उस पे इसरो ने अपना लैब एस्टेब्लिश किया साउथ में करने के लिए। हाँ, वहां से उठे हैं। कितनी मेहनत की हुई, किस शिद्दत से, किस ईमानदारी से वो लोग लगे थे, उससे वो निकल के आज इसरो इंडिया के लिए, हर इंडियन के लिए एक बड़ी प्राउड, गर्व से भर देने वाली संस्था है, जिसने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को सपोर्ट करना है। कितनी गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। इंडिया ने उनको उनके नाम की सैटेलाइट्स डाल दी, बोले ठीक है यार इन गरीबों का भी हो भाई। क्या है मौसम, किसानी, खेत किसान खलियान मर जाएगा अगर उसको टाइम पे हमने अलर्ट नहीं दिया। देखिए इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वर्ल्ड को लेके चलने वाला सिस्टम है। आप भारत की आइडियोलॉजी ये तो ठीक है, इसके साथ लेकिन तो भी भारत के पीछे 100 तरह के कीड़े लगे हुए हैं। उसको ब्लीड करना है, कन्वर्ट करना है, तबाह करना है। तो ठीक है, भारत के अंदर की एक, मैं कहता हूँ जिजीविषा है। क्या किया, इसरो उठने लगा, अमेरिका वगैरह ने देखा, बोले यार बड़े अच्छे स्मार्ट बेस्ट ब्रेन्स वहाँ लगे हुए हैं, बोले इनको सालों को दबाओ। कैसे दबाओ, बोले इनको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, साला रॉकेट ही नहीं जाएगा। अरे भैया घिस घिस के इंडिया ने क्रायोनिक इंजन डेवलप किया, अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी। उस क्रायोनिक इंजन से आज क्या है, साले दे रॉकेट पे रॉकेट, एक साथ 25 सैटेलाइट, 29 सैटेलाइट, 20 सैटेलाइट दे ठोक देता है। तो इंडिया इज नाउ पायनियर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। सेम वे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए, ही इज कॉल्ड द कंप्यूटर मैन। उनको बड़ा ये था कि इंडिया एट पार आ जाए कंप्यूटर्स और इसमें सॉफ्टवेयर्स में भारत का नाम हो। उन्होंने अच्छा किया भारत के लिए, उस समय विंडोज़ खोली। उन्होंने उनकी इच्छा थी यार एक सुपर कंप्यूटर, हम दे डिमांडेड सुपर कंप्यूटर फ्रॉम अमेरिका। ओके, सुपर कंप्यूटर मतलब एक्स्ट्रा इंडिजीनियस कैलकुलेशंस, वेरी फास्ट कैलकुलेशंस। अमेरिका ने मना कर दिया, उनके मामले में सालों को सुपर कंप्यूटर दे देंगे। इंडिया ने अपना सीडेक से सुपर कंप्यूटर बनाया, बना के दिखाया, बोले रोक लो हमको। इसके बाद इंडिया का तुम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स और रिसर्च को उन्होंने रोक रखा था, बोला नहीं होने देंगे। क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 70s में बुद्धा स्माइल करा दिया, पोखरण 1 हुआ। इसके बाद हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखाया। तो रेडी रखा था, कभी भी कर सकते थे। तो आप जब हमको रोकोगे तो हम तुमको फोड़ देंगे, दीवार फोड़ के निकल जाएंगे, और हम तुम्हारी भी तुमको भी फोड़ देंगे। तो ये इंडियंस की पावर है। इंडियन ब्रेन्स जाके तुम्हारे नासा और फलाना, तुम अमेरिका में आज तुम इंडियन डॉक्टर्स के बिना सोच नहीं सकते हो। अरे वो अपनी वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स जैसे हमारे वेब सीरीज बनाते तो उनको इंडियन डॉक्टर्स के रोल रखने पड़ते हैं। डॉक्टर मस्ट बी एन इंडियन। Exactly. You cannot think about Indian. If doctor, he must be an Indian.
तो ये क्या है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन की पावर है, और तुम हमको रोक लोगे हम साला फोड़ के निकल जाएंगे। ये भारत, अब भारत को रोकना सबके लिए असंभव है। ये टैरिफ वैरिफ मजाक है, इसको हमारे जयशंकर साहब चुंगम की तरह चबा जाएंगे, ये सब हो जाएगा, निकल जाएंगे इससे बाहर। और टैरिफ करेगा, अटल बिहारी साहब ने जब वो पोखरण वाला किया था उसके बाद उन्होंने बहुत सैंक्शंस लगाया, क्या हुआ, हम लोग उससे बाहर आ गए। हम लोग, उन्होंने कहा, किसी ने, बड़े नेता ने कहा था कि हम पेट पे गीला कपड़ा बांध के बैठ जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो भारत भारत है, गर्व है, घमंड है भारतीय होने पे, गर्व है। और कुछ थोड़ा ध्यान देना है। बहुत सारे निगेटिव पावर्स हैं जिन्हें इंडियन स्ट्राइक्स पे भी शक शुबा होता है, और अगर ट्रम्प ने बोला इंडियन इकोनॉमी इज डेड तो उन्होंने डेड को पर्चा फुट दिखा दिया। ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बिकॉज उनसे अपेक्षा है ऐसे लोगों से जो इंडियन स्टेजेस में बहुत बड़े ओहदों पे पहुंच रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ी संजीदगी से, क्या बोलना है, मैं कहता हूँ कि इन कोर्स ऑफ अपोजिंग समबडी हम भारत के अपोजर ना बन जाए बस। इस पे तो अपन एक और बात करेंगे। आज तो ये था कि टैरिफ को समझना था, और टैरिफ के क्या क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, होता क्या है, कैसे कार्य करता है, अमेरिका ने क्यों करा है, तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने बात करी, डिस्कस करें। मैं चाहूँगा कि एंड में आप इसको क्लोज करते हैं, और क्या निष्कर्ष, और क्या मतलब आपकी तरफ से, क्या मेरे तो सवाल खूब चल रहे थे, आपकी तरफ से कुछ हो तो आप साझा करना मैं तो एक लाइन में ये कहूँगा, देखो, टैरिफ सिर्फ व्यापार की भाषा नहीं है, ये राजनीति, कूटनीति और रोजी रोटी की गहरी कहानी है। समझ गए? अब भारत को क्या चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर बनना है, भारत को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन जो वैश्विक साझेदारी है उसमें उसको भी संतुलन बनाना है। ठीक है? अब टैरिफ का उद्देश्य क्या है? टैरिफ, जैसे तुमने कहा, बाउंड्री है, दीवार है। तो दीवार क्या हो जाता है, कभी कभी जोड़ने के बजाय वो दूर कर देती है। तो मैं ये कहूँगा, समझदारी ये है कि दीवारों को दूर न करते हुए दीवारों को ब्रिज बना के आगे बढ़े, क्रॉस बढ़े उसको। chaos are the ladders। यस। तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके, क्योंकि चाहता था मैं भी कि जो मेरे जैसे है, जिनको कम मालूमात है, उनको आसान शब्दों में बताने के लिए कोई हो, जिनको इनका पूरा नॉलेज हो। तो अरुण भैया ने हमें लगता है कि बहुत अच्छे से बताया भी, और बहुत सारे टॉपिक कवर भी हो गए हैं। और अब अरुण भैया चाहेंगे कि हम कल या आगे वाले समय पर और ऐसी तरह के ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट लेके आते रहे आप ही के साथ में। तो आज के लिए तो मेरी तरफ से नमस्कार सभी को, मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। वो क्या था अपना, वो कार, रफ्तार से विचार, रफ्तार में विचार, बिकॉज वी आर इन कार। चलो, थैंक यू। चलेगा सर, नमस्कार। नमस्कार।